नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सांख्य दर्शन की जो सृष्टि विषयक अवधारणा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखते हैं सांख्य दर्शन सृष्टि के बारे में क्या कह रहा है। संपूर्ण भारतीय दर्शन में सांख्य अपनी प्रयोजनमूलक विकासवादी अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रकृति व पुरुष संयोग से चक्रीय एवं सूक्ष्म से स्थूल की ओर जगत के विकास की व्याख्या की गई है। इसे प्रधान कारणतावाद भी कहते हैं। प्रकृति जड़ व सक्रिय है, किंतु पुरुष चेतन व निष्क्रिय। यहाँ यक्ष प्रश्न उठता है कि दोनों के गुणों में परस्पर भिन्नता होने पर भी किस प्रकार संयोग, सन्निधि या संयोगाभास से सृष्टि कार्य पूर्ण होता है। सांख्य के अनुसार अंध पंगु न्याय तथा चुंबक और लोहे के समान दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। प्रकृति प्रयोजन दर्शनार्थ है तथा पुरुष प्रयोजन कैवल्यार्थ है। अतः गुणों की भिन्नता होने पर दोनों परस्पर संयोजित होकर सृष्टि का कार्य पूर्ण करते हैं। जब विरूप परिणाम प्रारंभ होने पर पुरुष या आत्मा की चेतना का प्रतिबिंब प्रकृति पर पड़ता है तो प्रकृति चेतनवत हो जाती है और उसके गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप विकार से प्रकृति में एक एक तत्व सृष्टि के कार्य रूप में निकलने लगता है। यह संयोगाभास अग्रांकित है। जैसे कि कैसे हुआ ये विकास, पहले पुरुष की चेतना का प्रतिबिंब प्रकृति पे पड़ा तो प्रकृति से महत या बुद्धि का विकास हुआ। इसे अध्यवसाय भी कहते हैं। यह प्रकृति का प्रथम विकासज है। यह निर्णय करने या निश्चित करने की शक्ति है। जगत का प्रथम व महान कारण होने के कारण महत तथा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता होने पर ज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य एवं वैराग्य की उत्पत्ति होती है और तमोगुण की प्रधानता होने पर अज्ञान, अधर्म, अनैश्वर्य एवं राग की उत्पत्ति होती है। महत के पश्चात अहंकार का विकास हुआ। यह प्रकृति का द्वितीय विकासज है। इसमें गुणों से आबद्ध पुरुष स्वयं को प्रमाता समझने लगता है तो वो अहंकार की अवस्था है। यह 3 प्रकार का है: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार, इससे 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों व दोनों का कार्य पूर्ण करने वाली उभयात्मक इंद्रिय मन का विकास होता है। यानी जो एकादश इंद्रियां हैं वो सात्विक अहंकार से विकसित होती है। राजसिक अहंकार से कुछ उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह सात्विक व तामसिक अहंकार में गति प्रदान करता है तथा उनके अपने अपने कार्यों को बनाए रखता है। तामसिक अहंकार से सर्वप्रथम 5 तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श व शब्द की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म होने के कारण तन्मात्र व दिखाई न देने के कारण ये अविशेष कहलाते हैं। तो ये जो क्रमिक विकास हो रहा है उसमें हमने अब तक देखा कि पुरुष और प्रकृति, जब पुरुष का प्रकृति पे प्रतिबिंब पड़ता है तो प्रकृति से महत, महत से अहंकार। अब अहंकार से हमने देख लिया कि सात्विक से क्या विकसित होता है, तामसिक से क्या विकास होता है, किस चीज़ क्या बनती है। और अब हम आगे देखेंगे कि जो 5 तन्मात्राएं हैं, जो तामसिक अहंकार से सर्वप्रथम जो ये 5 तन्मात्राएं बनी हैं, कौन सी? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति है। जो 5 तन्मात्राएं हमने देखी, रूप, रस, गंध, स्पर्श व शब्द, इनसे ही ये जो 5 महाभूत बने हैं। ये जो 5 महाभूत हैं वे स्थूल व व्यक्त होने के कारण महाभूत तथा दिखाई देने के कारण विशेष कहलाते हैं। तो जो तन्मात्राएं थी वो तो अविशेष कहलाई और जब उनसे जो महाभूत विकसित हुए वो विशेष कहलाए। तो उन तन्मात्राओं व महाभूतों के संयोग से विभिन्न प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है। सूक्ष्म शरीर यह 18 तत्वों का मिश्रण है।
जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ तथा अंतःकरण का समावेश होता है। यानी 18 तत्व हैं, 5 5 5 15 और 3 अंतःकरण के अंतर्गत आ गए मन, बुद्धि और अहंकार। तो अब है स्थूल शरीर, ये 5 महाभूतों का मिश्रण है। तो इस तरह सांख्य के विकासवाद में सृष्टि निर्माण व प्रलय में प्रकृति में 2 परिणाम पाए जाते हैं, स्वरूप परिणाम व विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम जब प्रलय होती है तब सभी तत्व एक दूसरे से पृथक होकर अपनी साम्य अवस्था में आ जाते हैं। यानी सत्व अपने अलग, रजस अलग, तम अलग, यानी तीनों जो हैं अलग अलग अपने अवस्था में आ जाते हैं। विरूप परिणाम जब होता है जब ये सब मिल जाते हैं। विरूप परिणाम सृष्टि का कार्य होता है। जब गुण क्षोभ, जब ये जो सत्व, रज और तम ये जो गुण हैं इनमें क्षोभ उत्पन्न होता है और ये एक दूसरे से मिलते हैं तो एक एक तत्व जगत के रूप में परिवर्तन होते हैं। और यह सृष्टि या सर्ग 2 प्रकार का होता है। प्रत्यय सर्ग जिसमें 11 इंद्रियां आती हैं, भूत सर्ग जिसमें 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत आते हैं। इस प्रकार सांख्य के विकासवाद के बारे में हमने जरा सी चर्चा की है। इसमें 25 तत्वों का संक्षिप्त विवेचन था। कौन कौन से? पहले प्रकृति, फिर प्रकृति से बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और मन और एक है जो पुरुष है ही। तो इस प्रकार से ये कुल 25 तत्व हो गए हैं। इसमें जो प्रकृति है वो अविकृति कहलाती है। बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं प्रकृति और विकृति दोनों होती हैं। और जो ये है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 महाभूत है और मन है वो केवल विकृति में आते हैं। और जो पुरुष है वह न प्रकृति है और न ही विकृति। अब ये प्रश्न उठता है कि सांख्य का विकासवाद ये यांत्रिक है या प्रयोजनवादी है? यांत्रिक यानी एक यंत्र के समान इसका विकास हो रहा है या इस सारे संपूर्ण विकास के पीछे कोई न कोई प्रयोजन है। अब इसमें ये प्रश्न उठता है कि यांत्रिक विकासवाद के अनुसार विकास की प्रक्रिया आकस्मिक है, जबकि प्रयोजनवाद के अनुसार विकास की प्रक्रिया में किसी सत्ता का प्रयोजन निहित होता है। सांख्य विकास की प्रक्रिया में प्रयोजनात्मक है और यह प्रयोजन प्रकृति का है। प्रकृति पुरुष के भोगार्थ व कैवल्यार्थ अपना स्वरूप विकसित करना चाहती है। चूँकि प्रकृति अचेतन है अतः इसे अचेतन प्रयोजनवाद कहते हैं। सांख्य के अनुसार अचेतनता व प्रयोजन में कोई विरोधाभास नहीं है। जिस प्रकार गाय के शरीर के भीतर दुग्ध प्रवाह की प्रक्रिया अचेतन है किंतु उसका प्रयोजन बछड़े का पालन पोषण करना है, ठीक वैसे ही अचेतन प्रकृति भी प्रयोजनवादी होती है। सांख्य के विकासवाद की तुलना पश्चिम के विकासवाद से हो जाती है, किंतु वहाँ विकास सांख्य के विपरीत स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। न केवल अरस्तु बल्कि प्लेटो व लाइब्निज से भी इसकी तुलना की जाती है। यदि समकालीन वैज्ञानिक विकासवाद से तुलना करें तो स्पष्ट है कि समकालीन वैज्ञानिक विकासवाद यांत्रिक व निष्प्रयोजन है, सूक्ष्म से स्थूल है, जबकि सांख्य का सूक्ष्म से स्थूल तो है किंतु प्रयोजनवादी है। इस तरह सांख्य के आविर्भाव व तिरोभाव की व्याख्या तथा पुरुष प्रकृति संयोग की धारणा पूर्णतः उचित नहीं मानी जा सकती। यथा प्रकृति और पुरुष पूर्णतः स्वतंत्र हैं तो न संयोग हो, न सन्निधि हो और न ही संयोगाभास हो। अब दूसरी इसके प्रति क्या बात उठती है कि पंगु अंध न्याय लोह चुंबक का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तुलना चेतन चेतन व अचेतन अचेतन से की जा रही है। अचेतन प्रकृति के माध्यम से प्रयोजनवाद की व्याख्या संभव तथा दुग्ध प्रवाह तो एक जैविक प्रक्रिया है। पुरुष भोगता है पर करता नहीं, तो फिर अकृतागम दोष उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति क्रियाशील है किंतु भोग नहीं करती, इसमें कृत नाश दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि प्रकृति पुरुष को स्वरूप दिखाना चाहती है ताकि पुरुष उसका भोग करे
तो प्रकृति सचमुच स्वतंत्र भी नहीं है। इस प्रकार कई जो समस्याएं हैं या जो कई प्रश्न हैं, इसके विपरीत सांख्य के प्रयोजनवाद जो प्रकृति का है उसके ऊपर उठते हैं। लेकिन हम अंत में ये कह सकते